अभी जवानों, कैसे हो? अपना चैप्टर चल रहा है जी नाउन। ठीक है, नाउन के अंदर नाउन एंड नंबर हमने पढ़ा था। आज अपन नाउन एंड केस पढ़ेंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। आ जाइए, करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक नाउन एंड केस की। नाउन एंड केस का मतलब क्या है? जैसे अब जरा समझने की कोशिश करना। नाउन के मैंने आपको कुछ काम पढ़ाए थे ना। नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो अगर नाउन को मैं सब्जेक्ट के रूप में काम में लूं तो वो उसका सब्जेक्टिव केस हो गया, या कह लो नॉमिनेटिव केस हो गया। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही बात होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लूं तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही वो जो था ना राहुल्स कार, तो वो पजेसिव केस हो गया। ठीक, ऐसे ही दो और होते हैं, वोकेटिव केस और अपना केस इन अपोजिशन। उस पे कोई खास एरर आता नहीं, केस इन अपोजिशन पे एक एरर आता है, वो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में कराता हूँ। ठीक है जी, आओ समझने की कोशिश करना। नाउन एंड केस का मेनली मतलब है बेसिकली पजेसिव केस पर बनने वाले एरर्स। ठीक, सबसे पहले एरर को देखने के लिए, समझने के लिए आओ समझाता हूं मैं आपको। देखो, जैसे मान लो एक ये वर्ड है बॉय। ठीक, एक ये वर्ड है बॉय। अब मुझे बॉय का कार पर पोजेशन बनाना है। मान लीजिए कि मुझे बॉय का कार पर पोजेशन बनाना है, तो मैंने लिख दिया बॉयज कार। ठीक, लड़के की गाड़ी, ऐसा कर दिया मैंने। अब मान लो ये एक लड़के की गाड़ी ना हो। मान लीजिए कि एक लड़के की गाड़ी ना हो, ये गाड़ी हो पांच लड़कों की, पांच लड़कों ने पैसे मिला के गाड़ी ली हो। ठीक है, एक लड़के की गाड़ी ना हो के मान लीजिए कि ये पांच लड़कों की गाड़ी हो, तो फिर कैसे लिखें? क्या इसको ऐसा कर दें? क्या इसको ऐसा कर दें? बोलो, मेरी बात आई समझ में? क्या कहना चाहता हूं मैं? क्या इसको ऐसा कर दिया जाए? क्योंकि बॉय का पहले प्लूरल किया अपन ने, बॉय का प्लूरल कर दिया बॉयज। ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में से जनरली प्लूरल कैसे करते हैं? एस लगा के। जनरली कैसे प्लूरल करते हैं? एस लगा के। तो इसको जब पोजेशन बनाना हो ना, तो ये एस का यूज मत किया करो, सिर्फ ये सिंबल लगाया करो ऊपर वाला। ये ना लिख करके ये लिखा करो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे, अब मैं लॉजिक दूंगा तो तुम कहोगे सर ये क्या मजाक लॉजिक है, लेकिन लॉजिक इसका यही है। ये पढ़ने में अजीब हो जाएगा। देखो, इसको पढ़ोगे आप बॉयज कार। ठीक है, इसको पढ़ के दिखाना जरा एक बार, इसको पढ़ के दिखाओ जरा एक बार। बॉयज कार, एक तो ज की साउंड हुई प्लूरल करने के लिए, और एक आपको पोजेशन बनाने के लिए चाहिए, तो जो दो बार ज कैसे बोलोगे? बॉयज कार। इसलिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता है। मेरी बात आई समझ में? कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ज की साउंड होती है, जनरली क्यों होती है? क्योंकि प्लूरल करते हैं अपन एस लगा के, इसलिए वो साउंड क्रिएट हो जाती है। इवन सिंगुलर के साथ भी, इवन सिंगुलर में भी अगर ऐसा कोई शब्द है जिसके लास्ट में ज की साउंड आ जाए, तो उस केस में आपको सिर्फ ये सिंबल लगाना है, आगे ये एस का यूज नहीं करना है। हाँ जी, क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, इसके बेस पर जो सवाल है आओ उसको करके देखो जरा। और दूसरा वाला जो है उसका भी लॉजिक आपको बता देता हूं। सेकंड वाला भी आपसे हो जाएगा, सेकंड वाला भी हो जाएगा। जरा समझने की कोशिश करो। देखो, मान लो कि मैं आपको कहूं, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई नॉन लिविंग थिंग के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। जैसे हम ऐसा नहीं लिखते कार्स टायर, ऐसा नहीं लिखते ना अपन कार्स टायर। नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, हम कार्स टायर नहीं लिखते। ठीक, तो फिर क्या इलाज होता है इसका? फिर भी मुझे कहना है गाड़ी का टायर, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाना अलाउड नहीं है। ये मैंने आपको शायद एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि ऐसा ना लिख के फिर भी अगर आपको पोजेशन बनाना हो तो फिर क्या तरीका होता है? हाँ जी, द टायर ऑफ द कार करना पड़ता है। ऐसे करके पोजेशन बना सकते हो, ये ऑफ लगा के पोजेशन बना सकते हो, हाँ कि ना? तो जब भी कभी ऐसा आपको बताया जाए कि पोजेशन अपोस्ट्रोफी एस से यहां नहीं बन सकता और फिर भी बनाना हो, अगर कभी आपको ऐसा किसी रूल के अंदर कहीं पे ऐसा पढ़ाया जाए कि यहां अपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन नहीं बन सकता, फिर भी आप बनाना चाहते हो, तो फिर कैसे बना सकते हो? ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर बना सकते हो। ठीक है, आओ जरा, फर्स्ट वाला आपसे इजीली हो जाएगा। सेकंड वाले में मैं आपको एरर बता देता हूं। एरर क्या है? एरर ये है कि दो लगातार अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत किया करो। क्यों ना किया करो? फिर वही लॉजिक, पढ़ने में अजीब लगता है। कमल्स, वाइव्स, मार्क्स, है ना,
ऐसी रमन्स, फ्रेंड्स, टोन। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? क्या बोला मैंने कहा ये दो दो लगातार अपोस्ट्रोफी एस यूज मत किया करो, दो दो लगातार अपोस्ट्रोफी एस यूज मत किया करो, मीनिंग सेम रखना है। तो करके दिखाओ जरा एक बार, एक ट्राई आप अपने आप करो फिर मैं कराता हूं, एक ट्राई अपने आप करो फिर मैं कराता हूं। बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो बच्चे होते हैं ना जैसे बीच में एडमिशन लेते हैं, अच्छा जी मैंने इतने दिन पहले एडमिशन लिया है, मैंने इतने दिन पहले एडमिशन लिया है। बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ो, बीच में से कैसे समझ में आएगा? तुम खुद सोचो एक बार। क्या ये मैं कोई बहुत विचित्र बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ ना, कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो, बात खत्म। और एक ये जो बच्चे बार बार ये स्पीड के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, कि ये स्पीड इतने वाले ऑप्शन ये वो सब आ जाएंगे बच्चे, ठीक है? काम चल रहा है और इन सब चीजों के लिए कोशिश करिए कि क्लास डिस्टर्ब मत करिए, सपोर्ट वाले नंबर पे मैसेज करो, कर रहे हैं वो काम उस चीज पे और कर देंगे, है ना? ये मेरा काम नहीं है ना यार, कि इसकी वजह से आप मेरा लेक्चर डिस्टर्ब करो रोज। दे वर्क एट बॉयज क्लब लोकेटेड इन साउथ दिल्ली, ठीक है? वो काम करते हैं बॉयज क्लब में जो लोकेटेड है साउथ दिल्ली में। ये लोकेटेड कोई वर्ब नहीं है, क्लब के लिए पास्ट पार्टिसिपल की तरह से काम कर, हाँ कि ना? ये लोकेटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि क्लब के लिए काम कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो वो काम करते हैं बॉय लड़कों के क्लब में जो लोकेटेड है साउथ दिल्ली के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अब जरा समझने की कोशिश करो, अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब इसके लास्ट में तो पहले से ज की साउंड है क्योंकि प्लूरल कर रखा है ना? तो फिर यहां पे ये एस तो आ नहीं पाएगा, तो फिर इसकी जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए था? इसकी जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए था? इसकी जगह पे आपको सिर्फ ये लगाना चाहिए था। हाँ जी, क्लियर होगी इतनी बात? कमल की वाइफ के मार्क्स हाईएस्ट हैं उसकी क्लास में, कमल की वाइफ के मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं उसकी क्लास में, ठीक? तो इसको कैसे ठीक करेंगे फिर? अब ऐसा तो लिख नहीं सकते कि अगर अच्छा दो अपोस्ट्रोफी एस अलाउड नहीं है तो कोई एक उड़ा देते हैं, पोजेशन भी तो बनाना जरूरी ना। कमल की वाइफ के मार्क्स, कमल का वाइफ पे और वाइफ का मार्क्स पे, ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये वाला उड़ा दो या ये वाला उड़ा दो, मीनिंग तो सेम रखना है। तो फिर कैसे करना पड़ेगा? द मार्क्स ऑफ कमल्स वाइफ लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा द मार्क्स ऑफ कमल्स वाइफ। चलो सेम ऐसे ही, ऐसा तो कर नहीं सकते कि रमन के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस है उसको उड़ा दें या फ्रेंड के ऊपर जो उसको उड़ा दें। रमन के फ्रेंड की टोन, रमन के फ्रेंड की टोन, हाँ कि ना? पोजेशन तो बनाना जरूरी है। और दो अपोस्ट्रोफी एस इकट्ठे नहीं आ सकते तो क्या होगा? एक का ऑफ से बना लेंगे, एक का अपोस्ट्रोफी एस से बना लेंगे। क्या लिख देंगे? द टोन ऑफ रमन फ्रेंड, द टोन ऑफ रमन फ्रेंड। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, ये दो टाइप के एरर समझ में आए। पहला टाइप का एरर ये था कि जिस वर्ड के लास्ट में ज की साउंड आ रही हो, जनरली ज की साउंड कहां पे आ रही होती है? क्योंकि प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं तो वहां पे ज की साउंड आ रही होती है। तो जब एक ऐसे वर्ड के साथ आपको पजेसिव केस बनाना है जिसमें पहले से ज की साउंड है, दो दो बार ज नहीं कर सकते, इसलिए ये एस नहीं लगाते, सिर्फ ये सिंबल लगाकर छोड़ देते। दूसरी बात ये कि दो अपोस्ट्रोफी एस लगातार यूज मत किया करो, एक को ऑफ से बना लो और एक को अपोस्ट्रोफी एस से बना लो, वरना पढ़ने में अजीब लगता है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, अब जरा समझने की कोशिश करिए। देखो ये मैंने चार सेंटेंसेस लिखे, कॉन्सेप्ट इन दोनों में भी वही है और इन दोनों में भी वही है।
इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू भी मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं और इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू भी मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना जरा। देखो, एक बार आप पढ़ के देखोगे, एक बार आप पढ़ के देखोगे, सोचोगे दोनों में क्या डिफरेंस है। 1 मिनट के लिए आप पढ़ो, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप पढ़ो, फिर मैं बता रहा हूं। हाँ जी, समझने की कोशिश करना भाई। कुणाल की गाड़ी और रोहन की गाड़ी बड़ी महंगी है। ठीक है, दो सिचुएशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको दो सिचुएशन से समझाना चाह रहा हूं कि उस केस में आप कैसे लिखते हो। मान लो कि दो अलग अलग लोग हैं, उनका दो अलग अलग चीजों पर पोजेशन है, लेकिन वो चीज कॉमन है। कहने का मतलब, कुणाल की भी गाड़ी की बात करनी है और रोहन की भी गाड़ी की ही बात करनी। ठीक है, अगर ऐसे कहना होता कुणाल का घर और रोहन की गाड़ी बड़ी महंगी है, कुणाल का घर और रोहन की गाड़ी गाड़ी बड़ी महंगी है, तो दोनों जगह यहां पे लिखना पड़ता। यहां पे घर और यहां पे गाड़ी लिखना ही लिखना पड़ता। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर कुणाल की भी गाड़ी की बात करनी है और रोहन की भी गाड़ी की ही बात करनी है, कुणाल की भी गाड़ी की बात करनी है और रोहन की भी गाड़ी की ही बात करनी है, तो उस केस में मुझे बताओ, जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे क्या दो दो बार कार लिखने की जरूरत है मुझे? नहीं। कुणाल की गाड़ी और रोहन की गाड़ी महंगी है, दोनों की अलग अलग गाड़ियां, लेकिन कार नाउन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक ही बार बाद में लिख दोगे चल जाएगा। यहां पे आप इसको ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि इसको अंडरस्टूड कर दिया मैंने, ये कार नाउन आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधा कर दो, कुणाल्स एंड रोहन्स कार आर वेरी कॉस्टली। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे अपोस्ट्रोफियस दोनों पे रहेगा ताकि पता चले दोनों की अलग अलग गाड़ी। लेकिन अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि भैया दोनों की मान लो एक ही गाड़ी हो, ये कुणाल और रोहन दोनों भाई हैं, कुणाल और रोहन दोनों भाई हैं, दोनों को इनके पिताजी ने एक गाड़ी दिला रखी है, उसी से आते जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कुणाल और रोहन की जो गाड़ी है ना वो बड़ी महंगी है, कुणाल और रोहन की जो गाड़ी है वो बड़ी महंगी है। मान लो दोनों की एक ही गाड़ी हो, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किस केस में कैसे लिखना है। देखो यहां पे वर्ब प्लूरल आ रही है, प्लूरल है यानी क्या है, दो सब्जेक्ट है, तभी तो ये हो सकता है, हाँ कि ना। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे दो ये वाली जो है ना, क्योंकि कुणाल के ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ, ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, हाँ कि ना। सब्जेक्ट थी ये दोनों गाड़ियां, उसकी गाड़ी अलग है उसकी गाड़ी अलग है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज कर रखी मैंने यहां पे। लेकिन अब अगर मैं ये कहना चाहूं कि कुणाल और रोहन की मान लो एक ही गाड़ी है, इज वर्ब लगा दूं, मैं सिंगुलर कर दूं कि दोनों की एक ही गाड़ी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में कार तो अंडरस्टूड होगा ही होगा, कार तो अंडरस्टूड होगा ही होगा, कार तो दो बार ऑब्वियसली लिखेंगे ही नहीं, ये अपोस्ट्रोफी एस भी एक ही बार लगाएंगे लास्ट में, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये भी एक ही बार लगाएंगे लास्ट में, इसको नहीं लिखेंगे यहां पे, कुणाल एंड रोहन्स कार कर देंगे सीधा, कुणाल एंड रोहन्स कार कर देंगे सीधा। मेरी कुछ बात आती है समझ में? जरा फिर से समझने की कोशिश करना। अगर दो नाउन है, अगर दो नाउन है और दोनों का जिस चीज पर पोजेशन बनाना है वो अलग अलग है, ठीक है, बात भले ही गाड़ी की कर रहे हो, बात भले ही एक ही चीज की कर रहे हो, दोनों की गाड़ी की, दोनों की बाइक की, दोनों के घर की, बात सेम चीज की कर रहे हो, लेकिन दोनों के पास अलग अलग है अपनी अपनी। तो उस केस में नाउन को सिर्फ अंडरस्टूड करोगे या अपोस्ट्रोफियस दोनों के साथ लिखना पड़ेगा, नाउन एक ही बार लिखोगे लेकिन अपोस्ट्रोफियस दोनों पे आएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों का एक ही चीज पर पोजीशन है, दोनों की गाड़ी एक ही है, या मान लो दोनों का घर एक ही होता, तो कुणाल एंड रोहन्स हाउस, कुणाल एंड रोहन्स कार, कुणाल एंड रोहन्स बाइक, नाउन तो रिपीट होगा ही नहीं, ये अपोस्ट्रोफियस भी एक ही बार आएगा इधर लास्ट वाले पे। सेम बात यहां पे, खुद से सोचना एक बार, सेम बात इन दोनों सेंटेंसेस में एक बार खुद से सोचना। हाँ जी, कुणाल के पिताजी और रोहन के पिताजी दोस्त हैं,
कुणाल के पिताजी और रोहन के पिताजी दोस्त हैं, प्लूरल वर्ब लगी हुई है, दोनों आपस में दोस्त हैं, यानी दो अलग अलग लोग होंगे। यानी ऑब्वियस बात है ना कि दो अलग अलग लोग होंगे, कोई एक ही आदमी खुद का दोस्त तो होगा नहीं। यानी कुणाल के पिताजी अलग हैं और रोहन के पिताजी अलग हैं। कुणाल के पिताजी अलग हैं और रोहन के पिताजी अलग हैं। भले ही वर्ड नाउन सेम है, यहां भी फादर यहां भी फादर, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं। ऑब्वियस बात है क्योंकि आगे लिखा हुआ आर फ्रेंड्स। तो यहां पे ये फादर नाउन आप अंडरस्टूड कर सकते हो। ये फादर नाउन आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख दो कुणाल्स एंड रोहन्स फादर आर फ्रेंड्स। कुणाल के पिता और रोहन के पिता फ्रेंड्स हैं। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे आपने फादर नाउन को अंडरस्टूड कर लिया, यहां आपने फादर नाउन को अंडरस्टूड कर लिया। लेकिन अगर इसकी बात करूं, ये दोनों मान लो भाई हैं, कुणाल और रोहन के पापा बड़े रिच हैं, कुणाल और रोहन के पापा बड़े ही रिच हैं, कुणाल और रोहन के पिताजी बड़े अमीर हैं। इस वर्ब लगी हुई है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों के पिताजी एक ही हैं। दोनों के पिताजी एक ही हैं अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? फादर नाउन तो दो बार लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपोस्ट्रोफी भी एक ही बार लगाओगे, अपोस्ट्रोफी भी ये एक ही बार लगाओगे। हाँ जी, मेरी बात कुछ आई समझ में, क्या बोलना चाहा है मैंने? अगर भैया, अगर कुणाल की गाड़ी और रोहन की गाड़ी अलग अलग है, नाउन तो रिपीट देखो किसी केस में नहीं होगा। नाउन तो रिपीट ना इस केस में होगा ना इस केस में होगा, नाउन तो रिपीट करोगे ही नहीं। बस ये अपोस्ट्रोफी एस कब दो बार लिखना और कब एक बार लिखना, ये मैंने आपको समझाना चाहा है। अगर कुणाल की गाड़ी और रोहन की गाड़ी अलग अलग है ये कहना चाहते हो तो दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। अगर दोनों की गाड़ी एक ही है ये कहना चाहते हो तो एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस लगाओ बाद वाले पे। कुणाल के पिताजी रोहन के पिताजी अलग अलग हैं ये कहना चाहते हो तो दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। अगर कहना चाहते हो दोनों के पिताजी एक ही हैं तो एक ही जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। मेरी बात आगे समझ में? नाउन तो रिपीट किसी भी केस में नहीं होगा, नाउन तो रिपीट किसी भी केस में नहीं होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कब अपोस्ट्रोफी एस दोनों जगह आएगा और कब अपोस्ट्रोफी एस एक ही जगह आएगा। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए और सोचने की कोशिश करिए कि इन सेंटेंसेस में ये जो ऊपर वाले तीन हैं कहां दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस रखना चाहिए और कहां एक ही जगह रखना चाहिए। सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग देखो और खुद से सोचो, करके दिखाओ जरा। हाँ जी, सचिन और सहवाग की पार्टनरशिप आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, अब इन दोनों की पार्टनरशिप अलग अलग होगी क्या? मान लो दोनों ने मिलकर 250 रन बनाए। ठीक है, उसमें सचिन ने मान लो 150 रन बनाए, सहवाग ने 100 रन बनाए, या उल्टा है। तो ऐसा हो सकता है कि सहवाग कहे कि मैंने ज्यादा रन बनाए थे, अरे ये तो पार्टनरशिप मेरी अल्लाह इधर पकड़ा। पार्टनरशिप वर्ड का मतलब ही एक है कि दोनों की साझेदारी है, दोनों की एक ही पार्टनरशिप है, इसका पोजीशन भी इसी पे और इसका पोजीशन भी इसी पर है, हाँ कि ना? तो जब दो नाउन का एक सेम ही चीज पर पोजीशन हो, जब दो नाउन का सेम ही चीज पर पोजीशन हो तो अपोस्ट्रोफियस एक ही बार लिखते हैं बाद वाले के साथ। यानी यहां पे ये जो अपोस्ट्रोफियस लिखा हुआ है ये हटाना पड़ेगा, ये गलत है। समझ में आया? मैं जॉन और मैरी के घर गया लेकिन कपल वहां नहीं था। मैं जॉन और मैरी के घर गया लेकिन कपल वहां पर नहीं था। अब कपल वर्ड यूज कर रखा है ना, और कोई ऐसा हिंट भी नहीं कि दोनों के घर अलग अलग हैं। इससे पता चल रहा है कि मुझे एक ही जगह पर पोजीशन बनाना चाहिए था, यानी अपोस्ट्रोफियस मुझे हटा देना चाहिए। अच्छा जी, जॉन और मैरी के घर जो हैं वो रोड के अपोजिट साइड्स पे हैं, तो पता चल रहा ऑब्वियस रोड के अपोजिट साइड पे है, तो दो घर होंगे तभी तो रोड के अपोजिट साइड पे हो सकते हैं, यानी एक का घर इधर है एक का घर रोड के उस पार है, तो यानी दोनों के घर अलग अलग है। तो हाउस नाउन तो अंडरस्टूड हो गया, हाउस नाउन तो एक ही बार लिखोगे, है ना? यहां पे मतलब है जॉन्स हाउस एंड मैरीज हाउस,
हाउस नाउन तो अंडरस्टूड कर लिया, एक ही बार लिखोगे, लेकिन अपोस्ट्रोफियस दोनों जगह लगाओगे ताकि पता चले कि दोनों के घर अलग अलग हैं। यानी ये सेंटेंस बना आपका नो एरर। आ रही है बात समझ? अच्छा जी। रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी पिछले मैच में। इस कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है इसका, ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है इसका। एक बार सोच के बताओ जरा मुझे, इसमें क्या एरर है, क्या होगा, और ये यहां क्यों लिखा है? क्योंकि आप लेना देना बनाओगे, है ना। सोच के बताना जरा, 4 नंबर में क्या आएगा? अजय भाई पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़िए। अजय भाई पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़िए, तभी समझ में आएगा, बीच में आएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो अब काफी बच्चे इसके अंदर अपना एक लॉजिक लगाते हैं, काफी बच्चे इसमें अपना ही एक लॉजिक लगाते हैं, और वो लॉजिक क्या होता है कि सर रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस तो अलग अलग होगी ना, रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस तो अलग अलग होगी ना, तो रमन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। क्यों? इन दोनों के परफॉर्मेंस अलग अलग क्यों होगी भाई? मान लो भंगड़ा करता है रमन, ठीक है, भंगड़ा करता है रमन। अब आप इसके दोस्तों को तो प्रॉपरली जानते नहीं हो, बस आप रमन को जानते हो, ठीक है, रमन आपका दोस्त है, आप उसको जानते हो, ठीक है। या मान लो आप कोई ऐसे बंदे हो, कोई गली में रहता आपकी में रमन, उसके दोस्तों को नहीं जानते, और आप अपनी घरवाली कह रहे हो रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस एक ही हो? अरे हाँ कि ना? तो ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि परफॉर्मेंस तो मिलके दी जा सकती है ना। ये भंगड़ा कर रहे थे, या मान लो कोई क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट टीम में बस रमन को जानते हो, यार रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी पिछले मैच में। मेरी बात आ रही है समझ में? तो दोनों की परफॉर्मेंस एक होने में कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पेपर में नंबर मिलते हैं गलत को सही करने के, ना कि जबरदस्ती का कुछ चेंज करने के, ठीक। अब इसके अंदर जो एरर है वो एरर वही है जो पीछे हमने पढ़ा, कि जब लास्ट में ज की साउंड होती है, जब लास्ट में ज की साउंड होती है तो सिर्फ ये सिंबल लगाया करो, ये वाला एस मत लगाया करो, बस इतनी बात है। नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ जी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, नाउन एंड नंबर में हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ था, सन इन लॉ था, मदर इन लॉ था, उसका प्लूरल करने के लिए एस कहां पे लगता है? इन लॉ तो ऑब्जेक्टिव की तरह से काम करता है, तो ब्रदर में एस लगेगा। प्लूरल करना तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, हाँ क्या ना? लेकिन अगर पजेशन बनाना हो, अगर अधिकार बनाना हो, तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में लगता है, उसको बीच में मत लगा देना, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड हो गया, मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन बन गया ना, पूरा एक ही वर्ड हो गया। ये मान लो आप कि अगर जब इसका पजेशन बनाना है तो लास्ट में ही अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। ये वाली बात है, और इसके बेस पर ये सवाल है, एक बार करके दिखाना जरा। हाँ जी, उसने अपने ब्रदर इन लॉ की गाड़ी उधार ले ली, ठीक है, बोरो कर ली शिमला जाने के लिए, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है। अब ही का तो देवर जेठ होगा नहीं, तो साला या जीजा ही मतलब हो सकता है ना। यानी उसने अपने साले की या जीजे की गाड़ी उधार में ले ली, बोरो कर ली शिमला जाने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लूरल करने वाला एस यहाँ पे लगता है, लेकिन पोजेशन बनाने वाला एस लास्ट में ही लगता है। तो यानी यहाँ पे पोजेशन अगर गाड़ी पर बनाना है तो यहाँ पे आपको ब्रदर इन लॉज कार करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आप, ठीक है जी।
मुझे बताओ जरा इसके अंदर क्या होगा। द गुप्ताज केम टू अवर पार्टी इन देयर सन इन लॉज कार। गुप्ताज का मतलब है गुप्ता परिवार, द वर्माज मतलब वर्मा परिवार, द शर्माज मतलब शर्मा परिवार, है ना। ऐसे ही द गुप्ताज मतलब गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार हमारी पार्टी में आया, गुप्ता परिवार हमारी पार्टी में आया अपने दामादों की गाड़ियों में, अपने दामादों की गाड़ियों में, है ना। हालांकि देखो, अगर ये कहना है दामाद की गाड़ी में आया, अगर ये कहना है कि अपने दामाद की गाड़ी में आया, तब तो फिर क्या हो जाएगा, सन इन लॉज कार आ जाएगा, सन इन लॉज कार आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि दामाद एक से ज्यादा हो और गाड़ियां भी एक से ज्यादा हो। मेरी बात, एक सिचुएशन इमेजिन करके देखना। हालांकि इस पे एरर आएगा नहीं है, मैंने आपका थोड़ा सा बस दिमाग खोलने के लिए लिखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो गुप्ता जी की 3 लड़कियां थी, ठीक है। 3 लड़कियां थी, तीनों की शादी कर दी, तीनों को गुप्ता जी ने दहेज में एक एक गाड़ी दी, ठीक है। अच्छा जी, गुप्ता जी का एक लड़का है निकम्मा, पढ़ता लिखता ना है बस, लेकिन गुप्ता जी की उम्मीदें उसी से टिकी हुई हैं, ये कुछ लग जाए, कोई सरकारी बढ़िया है तो सारा दहेज वसूल लूंगा। अब अब बेसिकली क्या हो रहा है, शादी में जाना है, टैक्सी वैक्सी में जाते अच्छे नहीं लगेंगे। गुप्ता जी ने फोन लगाया पहले अपने जमाई को, हाँ जी वो शादी में जाना था। उन्होंने कहा पापा जी बात ऐसी है कि गाड़ी ऑलरेडी फुल है, फिर भी एक बंदा एडजस्ट हो सकता है ना, एक बंदा एडजस्ट हो जाएगा। दूसरे को फोन लगा, उसने भी कहा एक बंदा एडजस्ट हो जाएगा। तीसरे को फोन लगा, उसने भी कहा एक बंदा एडजस्ट हो जाएगा। तो अब क्या इलाज था, करते क्या ना, है ना, मरते क्या ना करते। तो गुप्ता जी एक गाड़ी में टंग लिए, गुप्ताइन दूसरी गाड़ी में, और गुप्ता जी का लौंडा तीसरी गाड़ी में। तो जो गुप्ता परिवार है, जो गुप्ता परिवार है वो हमारी पार्टी में आया अपने दामादों की गाड़ियों में। गुप्ता जी अलग गाड़ी में आए हैं, अलग दामाद की गाड़ी में, गुप्ताइन दूसरे दामाद की गाड़ी में, गुप्ता का लौंडा तीसरे दामाद की गाड़ी में। तो प्लूरल भी करना और पोजेशन भी बनाना है, प्लूरल भी करना है और पोजेशन भी बनाना है, और गाड़ियां भी एक से ज्यादा हैं। प्लूरल भी किया, पोजेशन भी बनाया, और गाड़ियां भी एक से ज्यादा हैं। ये सेंटेंस नो एरर है जी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए कराया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सेंटेंस इसलिए कराया क्योंकि काफी बच्चे ना दिमाग में एक अपने आप ही रूल बना लेते हैं कि या तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या प्लूरल होगा, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। ऐसा कभी पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन अपने आप ही ऐसा रूल बना लेंगे, है ना। ये उसी भ्रम को तोड़ने के लिए लिखा है खाली मैंने, ये वाला जो अपने आप भ्रम बना लेते हैं ना कि या तो एस यहां आएगा या एस यहां आएगा, अपने आप ही रूल जो बना लेते हैं, उसको तोड़ने के लिए लिखा है मैंने कि ऐसा भी हो सकता है कि प्लूरल भी कर रखा हो और साथ में पोजेशन भी कर रखा हो। दामादों की गाड़ियां, दामाद प्लूरल में भी है और उनका गाड़ियों पर पोजेशन भी। क्लियर हो गया जी। आइए जरा इस पे, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के भले के लिए एक नौकरी ढूंढ लो और दारू पर पैसे उड़ाना बंद करो और स्टॉप वेस्टिंग मनी, और पैसे उड़ाना बंद करो। तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के भले के लिए, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के भले के लिए। अब देखो यहां पे कर क्या रखा है, ये सेक नाउन ना अंडरस्टूड कर रखा है, ये सेक नाउन अंडरस्टूड कर रखा है। फॉर योर सेक एंड योर वाइफ सेक ऐसे लिखना था, ये सेक नाउन अंडरस्टूड कर रखा है आपने, फॉर योर सेक एंड योर वाइफ सेक, ठीक। अब सेक नाउन तो अंडरस्टूड कर लिया मैंने, मान लिया, लेकिन वाइफ के साथ वाइफ भी नाउन सेक भी नाउन, ये कंपाउंड नाउन तो है नहीं कि 2 नाउन इकट्ठे लिख दोगे, तो पोजेशन तो बनाना पड़ेगा ना, तो पोजेशन तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर योर वाइफ सेक, वाइफ के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। सेक नाउन तो अंडरस्टूड कर लिया, फॉर योर सेक एंड योर वाइफ सेक, तो वाइफ का सेक पर तो पोजेशन बना, योर तो अपने आप में पॉजेसिव है, उसके साथ तो अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। जैसे यहां योर ने वाइफ पे पोजेशन बना दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाइफ का तो इस पर पोजेशन बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो अगर मान लो कभी आपको 2 नाउन ऐसे लिखे हुए दिखे जिसमें एक का दूसरे पर पोजेशन बनना था, तो फिर बनाओ अपोस्ट्रोफी एस लगा के। क्लियर होगी इतनी बात, नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये कुछ ऐसे प्रोनाउन है जी, वैसे तो ये अपोस्ट्रोफी एस लगाने वाली जो गतिविधि होती है, ये होती है नाउन के साथ। करण's कार, राहुल्स कार, ये अपोस्ट्रोफी एस लगाने वाली जो गतिविधि है ये नाउन के साथ करी जाती। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जिनके साथ ये किया जा सकता है, एवरीबडी, समबडी, समवन, नो वन, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है जी। यू हैव पुट एवरीबडीज लाइफ इन डेंजर बाय साइनिंग दैट डील, तुमने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी, तुमने हर किसी की जिंदगी खतरे में डाल दी ये डील साइन करके।
अब यहाँ पे एवरीबडी के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, हर किसी की जिंदगी, और ये सेंटेंस नो एरर है। इससे बस आपको ये सीखना है कि एवरीबडी के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। यू थिंक दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट इज समबडी एल्स। तुम्हें लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहना था। अरे हाँ के ना, कहना इस सेंटेंस में ये था, यू थिंक दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट इज समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहना था। हाँ कि ना, यू थिंक दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट इज समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात आ रही है समझ में? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन तो अंडरस्टूड कर लिया, क्योंकि एक बार लिख दिया तो दोबारा क्यों लिखोगे, लेकिन ये समबडी का तो इस पर पोजीशन बनाना है, लेकिन समबडी का तो इस पर पोजीशन बनाना है। हाँ कि ना, तो यहां पे आपको एक अपोस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में? यहां कहना था तुम्हें लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट इज समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन तो अंडरस्टूड हो गया, लेकिन इसका पोजीशन तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इसलिए यहां पर ये अपोस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के जहां पे आपको महसूस हो कि भैया यहां पोजीशन बनाना था, तो फिर वहां बनाइए। जब आपको सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार ऐसा लगे कि यहां बिना पोस्ट मतलब बिना पोजीशन बनाए काम नहीं चलेगा, तो फिर वहां पोजीशन बनाओ। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, पहले एक बार एक काम कर लें, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल निपटा लें। अब कुछ प्रीवियस ईयर सवाल निपटा लें ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। हाँ जी, करो शुरू। एक ही भाई पूछ रहा है, सर मुझे इंग्लिश की मॉक में क्वेश्चन में रूल अप्लाई करना नहीं आता, प्लीज मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं। बच्चे पहले पूरा कोर्स तो कर लो। आपको नहीं लगता पहले सिलेबस कर लेना चाहिए, तब रूल अप्लाई करना आएगा है? और दूसरी बार, जैसे मैं हर चैप्टर में बोल बोल के थक गया, हर चीज का एक तरीका है। पहले सारे चैप्टर करोगे, और चैप्टर करते करते भी जब एक बार चैप्टर करके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे तो 30% होंगे, 20 दिन बाद रिवाइज करके दोबारा लगाओगे तो 80% होंगे, जब सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए फिर रिवाइज करके लगाओगे तो 100% होंगे, जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मिसलिनियस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? फिर जाके मॉक अटेम्प्ट करोगे, तब वो आपसे हो पाएंगे। और साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है रीडिंग करना। सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना नहीं आता तो काय की ग्रामर और काय का रूल, पहले मीनिंग तो निकालना आना चाहिए। तो रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये बेसिक्स के बाद स्ट्रेटेजी वाली क्लास हुई थी, वहां आपको बताया था। रीडिंग नहीं करोगे तो ऐसे ही टीचर चेंज कोचिंग चेंज, टीचर चेंज कोचिंग चेंज खेलते रहो, नहीं आएगी इंग्लिश। रीडिंग तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर। प्रिंसिपल ने टीचर्स को रिक्वेस्ट करी मॉनिटर करने के लिए और ध्यान रखने के लिए छोटे बच्चों का। टीचर ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी, सॉरी, प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि भैया मॉनिटर करना, ध्यान रखना है, मतलब एक तो नजर रखनी है, मॉनिटर मतलब नजर रखनी है, और ध्यान रखना है छोटे बच्चों का। ठीक है, मॉनिटर करना है और नजर रखनी है, मतलब मॉनिटर करना और ध्यान रखना है छोटे बच्चों का। हाँ जी, अब यहां पे जरा मुझे बताइए, यहां पे मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है। क्या टीचर का किसी चीज पर पोजीशन बनाना था? क्या कोई यहां पर आगे नाउन है जिस पर पोजीशन बनाना है? क्या यहां पर कोई नाउन नजर आ रहा है जिसका पोजीशन बनाना है? नहीं बनाना तो क्यों जबरदस्ती का अपोस्ट्रोफी एस लिख रहे हो? यहां तो नॉर्मल प्लूरल करना था, है ना? क्योंकि जनरली एक स्कूल में एक टीचर तो होगा नहीं, बहुत सारे टीचर्स को बोला जा रहा होगा, तो जनरली प्लूरल कर लो यहां पर। ऐसा नहीं है कि एक टीचर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस से समझ में आ रहा है कि शायद ये प्लूरल और अपोस्ट्रोफी एस में कंफ्यूज हो गया, इसलिए टीचर्स कर दिया मैंने। माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ इज वेरी चार्मिंग। मेरे अंकल की सेक्रेटरी, मेरे अंकल की सेक्रेटरी की वाइफ, अंकल का सेक्रेटरी जरूरी नहीं है ना कि फीमेल ही हो, मेरे अंकल का जो सेक्रेटरी है उसकी वाइफ बड़ी ही चार्मिंग है। गंदी नजर है लड़के तेरी, है? मेरे अंकल की सेक्रेटरी की वाइफ। ठीक, अब यहां पे कहना क्या है,
यहाँ पे फिर से वही दिक्कत, दो अपोस्ट्रोफी एस तो साथ में आ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये उड़ा दें या ये उड़ा दें, मीनिंग तो वही रखना है, पोजेशन तो रखना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, द वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी। क्लियर हो गया जी इतनी बात। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। अब ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ही क्या होता है कि दोनों का एक ही अकाउंट है। अगर दो नाउन का पोजेशन एक ही चीज पर है, अगर दो नाउन्स का पोजेशन एक ही चीज पर है, तो दो दो बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो, एक ही बार लिखोगे, तो ये अपोस्ट्रोफी एस आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। चलो इनको करके दिखाओ जरा एक बार। ये नहीं हो पाएगा अभी आपसे, ये भी नहीं हो पाएगा। बस ये 4 नंबर कर पाओगे, बस ये 4 नंबर कर पाओगे, बाकी आगे अभी पढ़ाऊंगा, सिर्फ 4 नंबर कर पाओगे। हाँ जी, उसकी मेड सर्वेंट का जो बिहेवियर है वो अनडाउटेडली इनडिसेंट है ना, मतलब बदतमीजी से बात करती है वो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो टॉलरेट कैसे करता है इसको। अनडाउटेडली मतलब कोई शक ही नहीं है कि उसका जो बिहेवियर है वो बदतमीजी भरा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो टॉलरेट कैसे करता है इसको। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, सर्वेंट नाउन और बिहेवियर भी नाउन है, सर्वेंट नाउन और बिहेवियर भी नाउन है, और ऐसा कोई कंपाउंड नाउन तो है नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जैसे बस स्टैंड है, तो वहां पे बस का स्टैंड के ऊपर पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक वर्ड होता है, एग्जिस्ट करता है इंग्लिश में। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गोल्ड मेडल, एयर कंडीशनर, अगर दो नाउन साथ में मिलकर आपको पता है कि ये कंपाउंड नाउन होता है, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में इकट्ठा एग्जिस्ट करता है, तब तो अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्वेंट बिहेवियर ऐसा तो कोई नाउन है नहीं, ऐसा तो कोई कंपाउंड नाउन है नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सर्वेंट का बिहेवियर के ऊपर पोजीशन बनाना तो लिखना पड़ेगा फिर अपोस्ट्रोफी एस, तो यहां पे सर्वेंट्स करना पड़ेगा आप। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पर आ जाइए, थोड़ा आगे पढ़ के आते हैं ताकि और सवाल कर पाए। हाँ जी, एक बार जरा इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो, एक बार जरा इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो और सोचने की कोशिश करो क्या गड़बड़ क्या है ना। थोड़ी स्ट्रक्चर की गड़बड़ है जिससे मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है, थोड़ी स्ट्रक्चर की गड़बड़ है जिससे मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है। एक ट्राई करो, एक बार सोचो अपने आप, खुद से सोच पाए बहुत बढ़िया, फिर मैं कराता हूं, करो ट्राई। हाँ जी, आई डोंट लाइक मैंस नेचर। मुझे मुझे इस आदमी का नेचर पसंद नहीं है जो पार्क में बैठा है, मुझे इस आदमी का नेचर पसंद नहीं है जो पार्क में बैठा है। ठीक, अब आपको पता है जो सिटिंग है यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कोई वर्ब तो है नहीं, ये सिटिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कोई वर्ब तो है नहीं, ये सिटिंग आपने लगा दिया नेचर के साथ। नेचर बैठा है क्या पार्क में। एडजेक्टिव कहां पे आते हैं, एडजेक्टिव या तो नाउन से पहले आते हैं, या लिंकिंग और के बाद आते हैं, या नाउन के बाद आते हैं, यही पोजीशन होती है एडजेक्टिव की। अब ना तो ये लिंकिंग और के बाद है, ना ये किसी नाउन से पहले है, यहां तो आपने इसको नेचर के बाद लिख दिया, तो गड़बड़ हो गई। ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें कि मीनिंग भी ठीक हो जाए और ये गड़बड़ भी ठीक हो जाए, मतलब मीनिंग भी गलत ना हो और ये गड़बड़ भी ठीक हो जाए। क्या कर दें ऐसा, ऐसा क्या करें कि ये सही हो जाए। आई डोंट लाइक, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, आई डोंट लाइक द नेचर ऑफ द मैन सिटिंग इन द पार्क। मुझे पसंद नहीं है नेचर, मुझे पसंद नहीं है नेचर आदमी का, कौन से आदमी का, सिटिंग इन द पार्क,
सिटिंग इन द पार्क का मतलब ही होता है हु इज सिटिंग इन द पार्क। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुछ याद आ रहा है? फिर याद कराऊं। आई सॉ सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, सीधा लिख दो बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई या बर्ड्स विच वर फ्लाइंग इन द स्काई। सेम ऐसे ही आई डोंट लाइक द नेचर ऑफ द मैन हु वॉज सिटिंग इन द पार्क लिख दूं या फिर सिटिंग इन द पार्क लिख दूं, बात एक ही है कि ना। तो अब देखो क्या हुआ, अब सिटिंग के साथ मैन आ गया। मीनिंग भी ठीक है क्योंकि जो पोजीशन अपोस्ट्रोफी एस से था इस बार मैंने उसको ऑफ से कर लिया। बस होता क्या कि अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में ये पलट जाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस में पहले वो आता है जिसका अधिकार है, फिर जिस चीज पर अधिकार है वो, और ऑफ में क्या होता है पहले जिस चीज पर अधिकार है और ऑफ के बाद जिसका अधिकार है। ये पलटने से ग्रामर भी ठीक हो गई, मीनिंग भी ठीक हो गया, हाँ कि ना। इसको करके दिखाना जरा एक बार। सेम यही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही गड़बड़ है। इसको सोचो जरा एक बार क्या गड़बड़ और कैसे सही करेंगे। आई हैव रेड शेक्सपियर्स पोएम्स हु वॉज अ वेल नोन पोएट। मैंने पढ़ी है शेक्सपियर की पोएम जो कि एक वेल नोन पोएट थे। मैंने पढ़ रखी है शेक्सपियर की पोएम्स जो कि एक वेल नोन पोएट थे। हाँ जी। अब यहां पे आपने हु लगा दिया पोएम्स के साथ, हु लगा दिया पोएम्स के साथ। ऐसा वैसे जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा साथ ही आएगा। जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगा जाए बिल्कुल ऐसे लट गड़ा हुआ है कि उसके साथ ही आएगा, लेकिन जहां कर सकते हो वहां तो करो। जहां अपने पास ऑप्शन है साथ लाने का वहां तो लाओ। यहां तो ऑप्शन है ना मेरे पास। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर, आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर। हाँ जी, तो ठीक हो गया। मैंने पढ़ रखी है पोएम शेक्सपियर की जो एक वेल नोन पोएट थे। अब ये हु किसके साथ आ गया? शेक्सपियर के साथ आ गया। मेरी बात आ रही है समझ में? बस ऑफ लगाने देने से स्ट्रक्चर पलट गया, स्ट्रक्चर पलटने से ये इसके पास पहुंच गया। इस कुर्सी की टांगे उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हैंडल कर पाए मेरे वेट को। इस कुर्सी की टांगे इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हैंडल कर पाए मेरे वेट को। अब कुर्सी तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो, तो फिर क्या कर देना चाहिए यहां पे? यहां पे क्या कर देना चाहिए जी आपको? यहां पे आपको लिख देना चाहिए द लेग्स ऑफ दिस चेयर, द लेग्स ऑफ दिस चेयर। हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात? नॉन लिविंग के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी पोजीशन बनाना हो तो फिर ऑफ से बनाओगे, और क्या इलाज है। रजत टुक अ डेज लीव फ्रॉम ऑफिस टू अटेंड द पार्टी। रजत ने एक दिन की छुट्टी ली ऑफिस से पार्टी अटेंड करने के लिए। रजत ने एक दिन की छुट्टी ली ऑफिस से पार्टी अटेंड करने के लिए। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, और डेज लीव, अब ये वाला तो नॉन लिविंग है, फिर भी इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, फिर भी इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। कुछ ऐसी जगहें हैं इंग्लिश में जहां पे नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। आओ पढ़ाता हूं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं इंग्लिश में जहां पे नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है। ये रही वो जगहें। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, है ना, मानवीयकरण। जैसे आपने सुना होगा कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ठीक है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। मुझे बताओ जरा, क्या कानून के सच में हाथ होते हैं? फिर भी हम कह देते हैं ना, कानून कोई इंसान थोड़ी है जिसके हाथ होंगे। अरे बोलो। तो यहां पे हम उसको बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह से इमेजिन करते हैं और बोलते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ऐसे ही सुना है वो मौत के मुंह में चला गया, सुना होगा ना, मौत के मुंह में चला गया। मौत का सच में कोई मुंह होता है क्या? नहीं। ऐसी जो जिसको हम कहते हैं मौत के मुंह में चला गया, अंग्रेज उसको कहते हैं मौत के ठंडे हाथों में चला गया। जब गर्मी बहुत पड़ती है हम कहते हैं जी अच्छा सूर्यदेव को गुस्सा बहुत आ रहा है, बारिश होने लग जाए तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, बोलते हैं ना हम ऐसा। इसी को बोलते हैं बच्चे पर्सोनिफिकेशन, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह से इमेजिन करके आप उसका अपोस्ट्रोफी एस ऐसे बना लेते हो। सन्स फ्यूरी, सूर्य का गुस्सा। हाँ जी, सन्स फ्यूरी, सूर्य का गुस्सा। नेचर्स लॉ, कुदरत का कानून। फॉर्चून्स फेवरेट, किस्मत का फेवरेट। डेथ्स आइसी हैंड, डेथ्स आइसी हैंड, मौत के ठंडे हाथ। कंट्रीज ऑनर, देश का ऑनर, है कि ना।
शिवेंदु भाई बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो यार? ये जो तुमने लिखा उसमें वही तो गलती है। हु किसके साथ लिख दिया आपने? नेचर के साथ लिख दिया। नेचर बैठा है क्या पार्क में? पार्क में नेचर बैठा है क्या? है? पार्क में नेचर बैठा है? क्यों फिर? जो गलती थी स्ट्रक्चर चेंज किया, फिर भी वो गलती जस की तस रह गई। ये भाई क्या कह रहा है कि इस सेंटेंस में ऐसा लिख दो, आई डोंट लाइक द नेचर ऑफ द मैन, सॉरी ये क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक द मैन्स नेचर हु इज सिटिंग इन द पार्क। अब ये हु फिर से नेचर के साथ रह गया, स्ट्रक्चर चेंज भी किया, हु भी लगाया, गलती जस की दस छोड़ दी, फिर क्या फायदा हुआ? हाँ जी। तो मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं भैया जिनके अंदर नॉन लिविंग होने के बावजूद भी अपोस्ट्रोफियस अलाउड होता। पहला केस है जी पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। सूर्य का गुस्सा, कुदरत का कानून, फॉर्चून का फेवरेट, है ना, जो मान लो जो भी जिस चीज में पैसा लगाए वही चीज के रेट बढ़ जाते हैं, भैया किस्मत का फेवरेट है ना। डेथ आइसी हैंड, मौत के ठंडे हाथ, कंट्रीज ऑनर, देश का ऑनर। अब रियलिटी में एक्चुअली वो देश का ऑनर नहीं होता, वो देशवासियों का ही ऑनर होता है। देश को फर्क नहीं पड़ता, देश में रहने वाले लोगों को फर्क पड़ता है। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैच हार जाए तो फर्क हमें पड़ेगा कि हमारे देश की मिट्टी विट्टी को या पानी को फर्क पड़ेगा? पता चले कि भैया अच्छा मैच हारे तो मिट्टी रो रो के गीली हो गई है, थोड़ा नदी का पानी सूख गया, ऐसा थोड़ी होगा। फर्क तो हमें ही पड़ता ना। तो बोलते भले ही हमें देश की इज्जत, लेकिन वो असलियत में देशवासियों की इज्जत होती है। आ रही बात समझ में? तो नॉन लिविंग को लिविंग थिंग की तरह से इमेजिन करके, नॉन लिविंग को लिविंग थिंग की तरह से इमेजिन करके, पर्सोनिफाई करके आप उसके ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा लेते हो। लेकिन ध्यान रखना अपने घर से मत बना लेना इसको, घर से मत बना लेना। कहीं लिख दो मोबाइल हैंड्स, मेरे मोबाइल के हाथों ने मुझे जकड़ लिया और मैं रील देखने से खुद को रोक ना पाया। घर से मत बना लेना कि मोबाइल के हाथ, एसी के पैर, बैग का पेट, ये सब बना दो तुम। जो बने हुए हैं पहले से वही रहने देना, है कि ना। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, अभी एक भाई बावला हो गया, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेबी, केक भिजवा दूं है कि दो रैपट भिजवा दूं क्लास खराब करने के लिए? बर्थडे है तो बैठ कर रो, आज 1 साल और कम हो गया है, 1 साल और बीत गया बेरोजगारी में। पढ़, फर्जी बात। ठीक है बर्थडे है, एंजॉय कर, खुश हो, आज क्लास ना देख कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को तो टाइम डिस्टर्ब मत करना यार। तो बेवकूफी वाली हरकतें कर रहा, और फिर तेरे को आगे से उम्मीद ये भी रहा कि अमन सर ऐसा बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे बच्चे, भगवान आपको ढेरों खुशियां दे, है ना, आपकी नौकरी लगे। लेकिन जिस हिसाब से तू स्पैमर है ना, लगातार 10-12 तने कमेंट करे, मुश्किल लगता है मुझे। ठीक, मिल गया प्रसाद, अब चुप हो जाएगा तू, मिल गई ना खुराक बढ़िया वाली। आ जाओ। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जिनकी इज्जत है। कोर्ट का ऑर्डर आया भैया, ड्यूटीज कॉल, जैसे डॉक्टर वगैरह जो होते हैं ना, एकदम से फोन आ जाए उधर से कि ऑपरेशन करना है तो ड्यूटीज कॉल कर दिया। सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थ, सन, मून, इनके साथ अपोस्ट्रोफियस अलाउड है। ऐसे शब्द जो टाइम, वेट, वैल्यू, डिस्टेंस को दिखाते हैं, जैसे टन्स, वेट, मीटर्स, गैप, रेजर, एज, पाउंड्स, वर्थ। ये ऐसी चीजें देखो जरा समझने की कोशिश करना, जैसे अपने हिंदी फिल्मों में नहीं यूज करते हो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये वही वाले उस टाइप का, मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, उस वे के अंदर यूज करते हो। जैसे आप यूज बोलते ना, बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी तो कैसे आया फिर तू बस में उड़ के, वैसे ये यूज करते। रेजर्स एज, जितनी जगह नहीं थी, रेजर की जितनी एज होती है ना उतनी भी जगह नहीं थी, तो ऐसे वाले ये फ्रेज यूज किए जाते हैं, इस टाइप में ये फ्रेज यूज किए जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? कुछ ईडियम, और ईडियम पे ग्रामर अप्लाई नहीं होती बच्चे, ध्यान रखना, ईडियम जैसे बन गए वो वैसे ही रहते हैं। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक। याद करने का तरीका, पत्थर फेंकोगे तो कितनी दूर फेंक लोगे, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर, 20 किलोमीटर तो पत्थर फेंक नहीं दोगे तुम, आगे ना। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है, मान लो मैं कहूं कि वो उसका घर मेरे घर से एट अ स्टोन थ्रो है, मतलब बहुत नजदीक है,
तो पहली बात तो स्टोन तो नॉन लिविंग है, अपोस्ट्रोफी एस लगना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ईडीएम है तो चलाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। एट वंस वर्ड्स एंड, एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है समझ के परे। कोई किसी ने आपको जादू करके दिखा दिया, कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसने आप भौचक्के रह गए तुम, तो ये तो वंस विट्स एंड के परे है, किसी के समझदारी के परे है। अब दो अपोस्ट्रोफी एस इकट्ठे नहीं आते, आज ही पढ़ाया, लेकिन ईडीएम में आ सकते हैं। ईडीएम पे कोई ग्रामर अप्लाई नहीं होती, ध्यान रखना। नेचर्स कॉल, ठीक है, वॉशरूम जाना होता है ना, वॉशरूम जाना होता है, यूरिन प्रेशर बन जाता है, तो क्या बोलते हो, नेचर्स कॉल। आ रही है बात समझ में। तो भैया ये कुछ ऐसे नॉन लिविंग जगहें थी, ये कुछ ऐसे नॉन लिविंग नाउन थे जहां पे अपोस्ट्रोफी एस अलाउड। नेक्स्ट पर दी, बच्चा फिर भी इतना प्यारा है? इतना इसका ऐसे से बोला फिर भी कह रहा है थैंक यू सर, आपने रिप्लाई दे दिया, मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। चल मन से कह रहा हूं बच्चे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, खुश रहो, बस मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है। आज आप पढ़ते हैं, आ जाओ भैया। हम कुछ ऐसे वर्ड जिनके बीच में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे अपन। आओ, एक वर्ड है फूल और एक वर्ड है फुलिश। फूल नाउन होता है, फुलिश एडजेक्टिव होता है। देखना जरा, अगर मान लो मैं लिख दूं ही इज अ, तो इसके बाद क्या भरूं, इसके बाद यहां पे क्या भरूं, मान लो यहां पे फिलअप लगा दिया मैंने, तो फूल भरूं कि फुलिश भरूं? हाँ जी, फूल भरूं कि फुलिश भरूं? ऑब्वियस बात है, ए आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ तो नाउन आएगा, नाउन आएगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, फूल लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ। अगर ए आर्टिकल ना होता तो फिर क्या लिखते, फिर फुलिश लिखते। और किसी नाउन के साथ लगाना हो तो फूल मैन के फुलिश मैन, तो फिर फुलिश मैन। हाँ क्या ना। उम्मीद करता हूं कि इतनी मैंने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रखी है, इतनी मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा रखी है कि ये इस टाइप वाली लेवल वाली बातें आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, ही इज अ फुलिश ट्रेडर लिख देता हूं, नाउन है, नाउन के साथ लिखना है तो एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। एक वर्ड होता है जी स्किल और एक वर्ड होता है जी टैलेंट। एक वर्ड है स्किल और एक वर्ड है जी टैलेंट। स्किल आती है प्रैक्टिस करने से ना, इसीलिए बोलते हैं टीचिंग स्किल, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिकली कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिस करने से आती, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन से किसी के अंदर में होती, है ना। जैसे सिंगिंग टैलेंट आपने सुना होगा। अब मैं सोचूं कितना भी रियाज कर लूं, नहीं गा पाऊंगा अच्छा, है ना, नहीं गा पाएंगे अच्छा, आवाज ही नहीं उसी टाइप की, खुरदरी सी आवाज है। अमरीश पुरी सोचे, रजा मुराद, ये इस टाइप के लोग सोचें कि भैया सिंगर बन जाए, नहीं गा पाएंगे वैसा मीठा, भगवान ने जैसी आवाज दी है दी है। तो इस टाइप की चीजें टैलेंट के अंदर में आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि जो सिंगर होते हैं उनको रियाज नहीं करना पड़ता, प्रैक्टिस उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन एक बेसिक आवाज तो होती है। मिडल, और किसी शेप का होता है जी मिडल। जैसे कोई सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, बाकी सबका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिडल। और सर्कल के लिए वर्ड यूज होता है जी सेंटर। ठीक। रीजन और कॉज दोनों का हिंदी मीनिंग होता है कारण, लेकिन रीजन आप लगाते हो जब ऐसे एक्शन के लिए जो जानबूझ के लिए किए गए हो। मान लो तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया और मैं पूछूं क्या कारण था कि तुमने इसको थप्पड़ मारा, वट वॉज द रीजन यू स्लैप्ड हिम, कि वट वॉज द कॉज यू स्लैप्ड हिम। दोनों का हिंदी मीनिंग कारण ही है, लेकिन ऐसे एक्शन जो जानबूझ के किए जाते हैं उनके कारण के लिए लगाते हो रीजन। और मान लो कहीं को भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, छत गिर गई, या किसी की डेथ हो गई, ठीक, कोई मर गया, तो क्या बोलोगे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मौत का क्या कारण था। ठीक है, ऐसी चीजें जो अपने आप हो रही हैं, किसी ने नहीं करी, वो अपने आप हुई हैं, ऐसी चीजों का होता है कॉज। और जो कोई कोई पर्सन जानबूझ के करता है उनका होता है जी रीजन। नेक्स्ट पर जी, रैशनल और रैशनले। रैशनल वर्ड होता है जी एडजेक्टिव और रैशनले होता है नाउन। ठीक है,
दोनों का बेसिकली मतलब इसका लॉजिक से। मान लो कोई बात कर रहे हैं अपन, ठीक, मैं कह रहा हूं यार कोई रैशनल बात कर, यानी कोई लॉजिकल बात कर, यार कोई रैशनल बात कर, ठीक है, कोई रैशनल स्टेटमेंट दे, कोई रैशनल सॉल्यूशन बता। मान लो मैंने किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई, ठीक है, या मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई किसी को, सामने वाले ने ऐसी कोई ऊट पटांग सा सॉल्यूशन दे दिया। मैं कह रहा हूं भाई कोई रैशनल सॉल्यूशन दे यार, लॉजिकल सॉल्यूशन दे। तो अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज में लेना है तो रैशनल। और यार तूने जो बातें कही ना उसमें कोई रैशनल नहीं, उसमें कोई रैशनल नहीं है, यानी उनमें कोई लॉजिक नहीं। तो इसका बेसिकली मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल, इसका मतलब होता है लॉजिकल, और इसका मतलब होता है लॉजिक। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे लॉजिकल बात कर और तेरी बात में कोई लॉजिक नहीं, ऐसी रैशनल बात कर, रैशनल सॉल्यूशन दे और तेरी बात में कोई रैशनल नहीं। अब मुझे लगता है आसान हो गया होगा, हाँ कि ना। अच्छा जी, मोरल और मोराल, जैसे अगर मैं कहूं कि वो बोलते हैं ना अपन, मॉरल काम कर दिया इसने, इमोरल काम कर दिया, मॉरल एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मॉरल माने होता नैतिक, मॉरल माने होता नैतिक, ठीक है, जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो, जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो। ये मॉरल काम नहीं है, ये मॉरल एक्टिविटी नहीं है। और ये वाला मॉरल, मोराल, मोराल बूस्ट करना है, अरे सारे के सारे शाउट करो, हुटिंग करो ताकि उसका मोराल बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इसका कुछ कुछ मतलब कह सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस जैसा होता है, ठीक। एक मॉरल नाउन भी होता है, एक मॉरल नाउन भी होता है, होता है ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से क्या सीख मिलती है, वो वाला केस मॉरल में, उसमें नाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट और कॉन्फिडांट। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ मैं इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, वो एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, तो एडजेक्टिव हो गया। कॉन्फिडेंट ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप अपने राज वगैरह बता सकते हो, जी ये मेरा कॉन्फिडेंट है, राजदार जिसको बोलते हैं। कॉन्फिडांटे कोई फीमेल जो आपकी राजदार हो, जिसको आप अपने राज बता सको, हैं, तो ये कॉन्फिडांटे हो गई, ठीक। तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, इन दोनों का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपने राज बता सको। मेल है तो कॉन्फिडेंट, फीमेल है तो कॉन्फिडांट। क्लियर हो गया, हाँ जी। एनवी और जेलसी को जरा समझिए, दोनों का मतलब ही जलन होता है, दोनों का मतलब ही जलन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की जलन है, ठीक है जी। एनवी होती है जब किसी और के पास कोई चीज है, उसको देख देख के आप जलो। एनवी होती है जब किसी और के पास कोई चीज है, उसको देख देख के आप जलो, ठीक है। इसका जनरली मैं एक एग्जांपल बताता होता हूं। चलो, वैसे तो अब उम्र हो गई मेरी, ऐसी बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, ठीक है। जवान थे जब कर लिया करते थे भाई क्लासों में ऐसी बातें, अब तो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं। तो एनवी का एग्जांपल मैं दिया करता था कि मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, तैयारी वैयारी कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, पीजी में रहते हो, कहाँ कुछ भी लगा लो, आपका एक रूममेट है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप जिंदगी में लुखे, ठीक। अब वो रोज रात को बात करते हैं, भाई हेलो, हाँ बेबी, मैं बाबू ने खाना खाया, क्या खाया आज, आलू मटर, हैं? कितने मटर खाए में बेबी ने आज, 5 मटर्स खाए में बेबी ने, यही सब रोज चल रहा है। वो वाली बातें वो होती हैं, वो क्या पहन रखा टाइप, रोज रोज तुम सुनते हो, रोज अंदर से जलन होती है तुम्हें, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई तुम्हारे दोस्त की, उसने, फिर वो होता ना उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा चिंता, ज़्यादा अटेंशन देखने को मिलती है सामने वाले पक्ष से। तो वो फ़ोन करे जा रही है, ले तेरे लिए वो हलवा बनाया है, मूंग दाल का हलवा बनाया है, गर्मा गर्म खा लेगा, ठीक हो जाएगा मेरे बाबू। तो तुम तो, वो तो जा नहीं सकता, तो उसने तुम्हें बोला एक काम कर, भाई नीचे जा, तेरी भाभी ने हलवा बना रखा है, वो लिया। अब तुम नीचे गए, आज तक तो सिर्फ तुमने आवाज़ सुनी थी, देखी तो आज तक थी ना, ठीक। तुम नीचे गए, नीचे जाते भाई होश ठिकाने नहीं है तुम्हारे, ठीक है। पंजाबन सी लड़की एक, समझ रहे हो, हाईलाइट गोल्डन बाल, तुम समझ जाओ, बाकी मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लगता। को देख के वापिस आ गए तुम, और अब रोज मन ही मन सोच रहे हो ये लंगूर से के कैसे, लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया है। अब उसके पास कोई चीज है, तुम्हारे पास नहीं है,
तो जब ऐसी जलन हो ना कि इसके पास ये क्यों है, काश ये मेरे पास हो, ऐसी वाली। किसी की गाड़ी देखी, जल रहे हो कि काश मेरे पास हो ये गाड़ी। किसी और के पास कोई चीज है जो आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हो काश ये मेरे पास आ जाए, काश ये मेरे पास आ जाए ना। किसी और के पास कोई चीज है और आप सोच रहे हो काश ये मेरे पास आ जाए। अ से आ जाए, अ से एनवी, अ से आ जाए, अ से एनवी। किसी और के पास कोई चीज है, अगर आप सोच रहे हो कि काश ये मेरे पास आ जाए, अ से आ जाए और अ से एनवी, तब जो जलन होती है वो होती है जी एनवी, जेलसी। हो सकता है कोई आपके पास, अब सिचुएशन रिवर्स करते हैं, ठीक है। इस बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अरे मान लो, कोई बात ना, खुश हो लो 2 मिनट, ठीक है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक, बढ़िया चल रही थी जिंदगी। फिर तुम्हारी क्लास में एक लड़का आया, लगभग 6 फीट उसकी हाइट है, ऐसे एकदम स्लिम बॉडी, ठीक। कोचिंग में आता है वो तुम्हारी में, बीच में एक आधे दिन गिटार भी टांग के आ गया वो, समझ रहे हो? 6 फीट हाइट, बढ़िया बॉडी, थोड़े से लंबे बाल, गिटार, डेडली कॉम्बो चल रहा है। एक दिन वो तुम्हारी वाली के पीछे बैठ गया और उसको क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई वॉज एबसेंट yesterday, सो इफ यू डोंट माइंड विल यू गिव मी योर नोटबुक, आई विल रिटर्न इट, आई विल रिटर्न इट बाय संडे फॉर श्योर। करो भाई इंग्लिश, ठीक। मामला गड़बड़। अब तुम्हें समझ में आ गया, ये तो उड़ाएगा, है ना, ये तो अपना पंछी उड़ा के लेके जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अब तुम्हें एक जलन सी हो रही है कि कहीं मेरी चीज चली ना जाए। अब तुम्हें एक जलन हो रही है कि तुम्हारी चीज है उसको कोई कैसे लेना चाह रहा है ना। जब ऐसी जलन हो कि कहीं जो मेरे पास चीज है वो चली ना जाए, ठीक है, ऐसी कोई जलन होती है जब कहीं जो मेरे पास चीज है वो चली ना जाए, तो ना जाए, चली ना जाए या जाए ना, जब ऐसी कोई जलन होती है, ज से जाए और ज से जेलसी, वो वाली जलन को जेलसी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पे जी, पर्सनल और पर्सनल, ये वाला एडजेक्टिव होता है ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हमारा पर्सनल इशू है। इसका मतलब होता है स्टाफ। आपने सुना होगा IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बैंक के स्टाफ को सिलेक्ट करता है, इसका मतलब है पर्सनल यानी स्टाफ। रिमेनिंग भी बचा हुआ और रेस्ट भी बचा हुआ। रिमेनिंग एडजेक्टिव है, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग होमवर्क, और रेस्ट नाउन होता है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर नाउन के रूप में यूज लेना है तो रेस्ट यूज करोगे। ऑप्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक आदमी है और वो एक ऑप्टिमिस्ट है, नाउन। डिपेंडेंट, अच्छा जी ये इस पे डिपेंडेंट है तो एडजेक्टिव डिपेंडांट। जब आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे ना तो आपसे आपका पूरा फॉर्म भराएंगे, उसमें लिखवाएंगे आपके डिपेंडांट कितने, यानी कितने लोग आपके परिवार में ऐसे हैं जो आप पर आश्रित हैं, ठीक है। अगर आपके पिताजी की तनख्वाह एक फिक्स अमाउंट होगा उसके अंदर कि इससे, अगर आपके पिताजी की मतलब जो पेंशन आती है, जो तनख्वाह है वो इससे ऊपर है, तो फिर मदर आप पे आश्रित नहीं मानी जा सकती। अगर मान लो पिताजी नहीं है या पिताजी की कोई तनख्वाह नहीं आती, तो फिर मदर और फादर दोनों आप पे आश्रित माने जा सकते हैं। ये नाउन होता है जी, डिपेंडांट। अलुमनस, अलुमना, ये पढ़ाया हुआ आपको, है ना। अलुमनस, अलुमना, ये मेल के लिए आता है, मेल फीमेल दोनों के लिए आ सकता है ये वाला वर्ड, तो ये पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। ये मेल फीमेल दोनों के लिए आ सकता है और ये सिर्फ फीमेल के लिए आ सकता है। वर्बल और ओरल को समझ लो, वर्बल और ओरल को समझ लो जरा एक बार, ठीक है। देखो होता क्या ना, हम बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में ऐसे कह देते हैं मैंने उसको वर्बली बता दिया, मैंने उसको वर्बली बता दिया। हम क्या वर्बली का मतलब समझते हैं बोलकर बताना, हम वर्बली का मतलब समझते हैं बोलकर बताना, जो कि गलत है। इंग्लिश मीनिंग के अनुसार ये सही नहीं। मेरी बात समझना, आपने रीजनिंग पढ़ी है, रीजनिंग में आपने वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ी होगी, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ी होगी। नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आए थे जी ऐसे क्वेश्चन, वो मिरर इमेज, वाटर इमेज, कुछ याद आ रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें शब्दों का यूज नहीं था, जिनमें वर्ड्स का यूज नहीं था। तो ग्रामर के अनुसार वर्बल का मतलब होता है, वर्बल का मतलब होता है विद वर्ड्स, वर्बल का मतलब होता है विद वर्ड्स,
समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैंने किसी को वर्बली कुछ बताया, अगर मैंने किसी को वर्बली कुछ बताया यानी शब्दों का यूज करके बताया, चाहे बोल के बताया हो चाहे लिख के बताया हो, चाहे बोल के बताया, मान लो किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मुझसे पूछा कि दिल्ली के लिए कौन सी बस जाएगी, मान लो किसी ने मुझसे पूछा दिल्ली के लिए कौन सी बस जाएगी और मैंने कहा ये वाली, तो ये वर्बल है। और अगर मैं उसको एक पर्ची पे लिख के दे दूं दिस वन, उसी बस के पास खड़ा हूं दिस वन, ऐसे कर दूं तो ये भी वर्बल है। यानी शब्दों का यूज कर दिया आपने, चाहे बोल के किया चाहे लिख के किया, वो वर्बल है। लेकिन अगर 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 आप शब्दों का यूज ना करो, किसी ने पूछा दिल्ली कौन सी बस जाएगी, कोई शब्द नहीं बोले, इशारा किया सिर्फ, कोई एक्सप्रेशन दिए सिर्फ, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा नॉन वर्बल। शब्दों का यूज करो तो वर्बल, शब्दों का यूज ना करो तो नॉन वर्बल। ठीक है। और जो आप कहना चाहते हो ना बोलकर बताया, उसके लिए सही वर्ड है ओरल या ओरली। जैसे आपने सुना होगा ना ओरल टेस्ट लेंगी मैडम आज, है ना, आज मैडम ओरल टेस्ट लेंगी, यानी ऐसा टेस्ट लेंगी जिसमें जवाब आपको बोलकर बताने हैं। और मैंने किसी को बोल के कुछ बताया था, ओरली बता दिया मैंने उसको। आ रही बात समझ में? इसका मतलब होता मौखिक या बोलकर, इसका मतलब होता मौखिक या बोलकर। लेकिन एक चीज और बच्चे, कई बार क्या होता ना, कई बार क्या होता है कोई चीज इतनी गलत यूज हो जाती है, कई बार क्या होता है कोई चीज इतनी बार गलत यूज कर ली जाती है कि फिर वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये जो वर्बली और ओरली वाला मैंने जो आपको एरर बताया ना, ये वीक एरर के अंडर में आएगा। अगर सेंटेंस में कोई और एरर है, अगर सेंटेंस में कोई और एरर है और आपको वर्बली लिखा हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है यहां ओरली आना चाहिए था, तो आप दूसरे एरर को मार्क करोगे और इसको छोड़ दोगे। कई बार कोई चीज जब बहुत गलत यूज हो जाती है ना, पूरा संसार ही गलत यूज करने लग जाता है, तो फिर वो चीज हमें चलानी पड़ती है और कोई चारा नहीं बचता। ठीक, ये वीक एरर की कैटेगरी के अंदर आए। स्पेस और रूम को देखो, स्पेस और रूम को देखने की समझने की कोशिश करो, स्पेस और रूम को देखने की कोशिश करो। एक तो स्पेस का मतलब होता अंतरिक्ष और रूम का मतलब होता कमरा। स्पेस का मतलब होता अंतरिक्ष और रूम का मतलब कमरा, इसमें तो कोई डाउट किसी को होगा ही नहीं। डाउट तब होगा जब इनका मतलब होता खाली जगह, डाउट तब होगा जब इनका मतलब होता खाली जगह। इसका भी मतलब खाली जगह और इसका भी मतलब खाली जगह, कौन सा यूज करें कब, समझने की कोशिश करना। अगर खाली जगह का पर्पस डिफाइंड हो, अगर खाली जगह का पर्पस मैं डिफाइन कर दूं, जैसे मान लो आप एक बेंच पे बैठे हो, आप एक बेंच पे बैठे हो, एक बंदा आया उसने कहा मुझे भी बिठा लो, या मेट्रो में बैठे हो, वो नहीं होते थोड़ा सा खिसक के यार मुझे बिठा लो, तो आप उसको कह रहे हो देर इज नो रूम फॉर यू टू सिट, देर इज नो रूम टू सिट हियर, मतलब कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। अगर आप उस खाली जगह का पर्पस बता दो तो रूम वर्ड का यूज करना, स्पेस मत कहना, यहां पे ऐसे मत कहना देर इज नो स्पेस टू सिट, रूम वर्ड का यूज करना। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही मान लो मैंने मेरे असिस्टेंट को कहा एक काम कर, ये सारी किताबें जाके अलमारी में रख दे, और अलमारी पहले से भरी पड़ी है, तो वो क्या कहेगा, देर वॉज नो रूम, देर वॉज नो रूम इन द अलमीरा टू पुट दीज बुक्स। आ रही बात समझ? अगर खाली जगह का पर्पस डिफाइन कर दें तो रूम वर्ड का यूज करना है, और स्पेस कब यूज करना है, हमारे घर के आगे बहुत खाली जगह पड़ी है, पर्पस ना बताऊं इसका, देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तब स्पेस वर्ड का यूज करना है। इसका भी मीनिंग खाली जगह, इसका भी मीनिंग खाली जगह, दोनों का मीनिंग खाली जगह है, लेकिन लेकिन इसमें पर्पस डिफाइंड नहीं होता, इसमें पर्पस डिफाइंड होता है। कुछ सवाल है इनके बेस पे करके दिखाना जरा। ये लास्ट वाला तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ आई टोल्ड हिम द एड्रेस, आई टोल्ड हिम द एड्रेस, ये लिखा हुआ लास्ट में। ठीक है, अभी ये आगे आ गया ना, वैसे स्लाइड आपके पास आएगी तो उसमें आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। आई टोल्ड हिम द एड्रेस लिखा हुआ लास्ट में, करना ट्राई, करना ट्राई।
हाँ जी। अब एक ही बावला, इसको लग रहा है कि आह क्या कमेंट लिख रहा हूँ मैं। दो लोग लगे हुए हैं, तेरी गर्लफ्रेंड है नहीं है, मेरी तो है, मैं तो उसके लिए मर भी सकता हूँ, मैं तो उसके लिए नस काट सकता हूँ। बेटा नस ही काटेगा तू, तू पढ़ लिख तो रहा नहीं, नौकरी लग के ब्याह तो तेरा हो ना पाएगा। जब उसका किसी और के साथ ब्याह होगा नस ही काटनी पड़ेगी ना। पढ़ ले मुन्ना पढ़ ले, कुछ ना रखा इस सब में। अ काउ was सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड सो द रोड was ब्लॉक्ड। एक गाय रोड के बीच में बैठी थी इसलिए रोड ब्लॉक था। अब क्या रोड सर्कुलर शेप का होता है क्या? रोड सर्कुलर शेप का होता है क्या? नहीं ना। तो और किसी शेप का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इन द मिडल ऑफ द रोड कहना पड़ेगा। देर इज नो स्पेस इन दिस अलमीरा टू पुट योर बुक्स। इस अलमीरा में को खाली जगह नहीं है तेरी किताबें रखने के लिए। तो खाली जगह का अगर पर्पस डिफाइन कर दोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? रूम वर्ड का यूज करोगे। गाड़ी जो है वो रॉन्ग गियर्स में है इसलिए अजीब सी आवाज प्रोड्यूस कर रही है। गाड़ी रॉन्ग गियर में चल रही है इसलिए अजीब आवाज आवाज प्रोड्यूस कर रही है। पता चले कि भैया बिल्कुल स्लो स्पीड की जरूरत है, चढ़ाई आई हुई है, तुमने गियर उसमें तीसरा डाल रखा है। अब कभी जिंदगी में गाड़ी चलाई है, बाइक चलाई तो पता होगा ना, एक एक बार में गाड़ी एक ही गियर में होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा गाड़ी कौन से गियर में चल रही भैया, अरे तेरे यार की तीसरे चौथे दोनों में चल रही। ये तो हो नहीं पाएगा ना, एक टाइम पे गाड़ी एक ही गियर में होती भाई। प्लीज प्रोवाइड अ रैशनल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का एक रैशनल सॉल्यूशन दो। यहाँ पे सॉल्यूशन नाउन है तो ऑब्जेक्टिव चाहिए, सॉल्यूशन नाउन है तो ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो रैशनल वर्ड यूज करना पड़ेगा। मिसेज वर्मा एनवीएस हो गई, मिसेज वर्मा एनवीएस हो गई जब उन्होंने अपने हस्बैंड को शुक्ला जी से बात करते हुए देखा, जब मिसेज शुक्ला से बात करते देखा, है ना। मिसेज वर्मा जो सारा दिन यही कोसती रहती है, मेरा पति भूंडा मेरा पति भूंडा, लेकिन जैसे ही अपने पति को शुक्लाइन के साथ बात करते हुए देखा थोड़ी जलन की भावना तो महसूस हुई। तो यहाँ पे बिकम जेलस लिखना पड़ेगा, वो जेलस हो गई। एज ही डिडेंट हैव एनी पेन, उसके पास कोई पेन था नहीं कि मैं उसको लिख के बता देता। उसके पास कोई पेन नहीं था, मैंने उसको वर्बली बता दिया। पेन नहीं था, मैंने उसको वर्बली बता दिया। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे होगे? बोलकर बताया। पेन नहीं था ऐसे हिंट मिल रहा है, तो बोलकर बताया तो उसके लिए सही वर्ड है ओरली बता दिया। उसके लिए सही वर्ड है ओरली बता दिया। ठीक है जी। आ जाओ भैया, जो प्रीवियस ईयर सवाल बच गए थे उनको रगड़ दो जरा जल्दी से। चल 5 और 6 नंबर करो जरा एक बार। 5 और 6 नंबर करो जरा एक बार। ये जो भी बच्चे तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। ये तो खैर चैप्टर है ही नहीं जिसमें कुछ बढ़िया पढ़ाऊं मैं, तो चैप्टर ही खत्म टाइप का चैप्टर है। ठीक है, बढ़िया कैसे पढ़ाया जाता है वो चैप्टर देखने हैं तो फिर बाकी चैप्टर देखो। ये तो वैसे ही खत्म सा चैप्टर है। और ये जो बढ़िया पढ़ाता हूँ ये मुझे मत बताया करो, ये बताया करो अपने दोस्तों को। जिस लाइब्रेरी में जाते हो, जिस ग्रुप में एडिड हो, वहां पे वीडियो का लिंक भेज दिया करो। ठीक है, जो डेमो वगैरह डाल रखे हैं ना, जैसे इसी बैच का डेमो डाला हुआ है, जैसे कोई वीडियो उठाई भेज दी वो। ठीक, वाक्य में जिसका भी मन से आए ना यार पढ़ा तो बढ़िया रहा है ना, जिसकी भी तारीफ करने का मन में आया वो ये काम कर दिया करो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, जिसका एक्सीडेंट हो गया वो लेकर जा रही थी आर्मी के जवानों को, आर्मी के स्टाफ को, तो यहाँ ये पर्सनल तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे आर्मी स्टाफ वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा?
पर्सनल वर्ड यूज करना पड़ेगा, आगे ना। स्पेलिंग तो ठीक लिखी है ना यार मैंने, कहीं तुम्हारा प्रभाव तो नहीं आ गया मेरे ऊपर। चलो ठीक है। द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। जो फ्रेंच लोग होते हैं ना, फ्रेंच लोगों की बड़ी अजीब आदतें होती हैं। फ्रेंच लोगों की बड़ी ही अजीब आदतें होती हैं। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करोगे, उसकी आदत की बात करोगे तो हैबिट वर्ड यूज करते हैं। और अगर एक समुदाय, उनकी आदतों की बात करोगे तो उसके लिए कस्टम्स वर्ड यूज होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है जी हैबिट, और पूरे समुदाय सोसाइटी की होती है कस्टम। तो प्लूरल में लिख रखा था तो बाद में मैंने प्लूरल लिख दिया। इनके बड़े अजीब से कस्टम्स हैं, बड़े अजीब से रिवाज हैं। इनको करके दिखाओ जरा, इनको करके दिखाओ जरा। Since you are unable to repay the loan, you have no alternate but to seek an extension. ठीक है? Since you are unable to repay the loan, you have no alternate but to seek an extension. क्योंकि क्योंकि तुम सक्षम नहीं हो लोन को रिपे करने में, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है एक्सटेंशन सीक करने के लिए, मतलब एक्सटेंशन मांगने के सिवा। ये ऑल्टरनेट होता जी एडजेक्टिव। ये जो ऑल्टरनेट है ये होता है एडजेक्टिव। कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे यू हैव के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ऑल्टरनेट तो एडजेक्टिव होता है। ऑल्टरनेट डे मैं उससे मिलने जाता हूं, तो यहां पे आपको एक नाउन चाहिए था और वो है ऑल्टरनेटिव। नाउन चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा तुम्हारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव नाउन होता है, ऑल्टरनेट एडजेक्टिव होता है। ये इंडिया की पास्ट ग्लोरी ही थी। ये इंडिया की पास्ट ग्लोरी थी जिसने अट्रैक्ट किया बहुत सारे आक्रांताओं को रिमोट पास्ट में। ये सेंटेंस है जी नो एरर। क्यों डाला? इसलिए डाला क्योंकि सिटी के नेम के साथ और कंट्री के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी अलाउड होता है, ये कोई एरर नहीं होता। इंडियाज, चाइनाज, है ना, पाकिस्तान, दिल्लीज, मुंबईज, सिटी के नेम के साथ और कंट्री के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी अलाउड होता है। इस बात को बताने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया। ठीक है जी। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंस। जो इंफॉर्मेशन तुम मांग रहे हो, जो इंफॉर्मेशन तुम मांग रहे हो वो इररिलेवेंस है। ठीक। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना जरा इसमें से क्या आएगा। यहां पे राहुल इज स्मार्ट स्लैश स्मार्टनेस। अब आपको पता है कि इज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकते हैं, है ना। बताओ कौन सा आएगा यहाँ पे। राहुल इज स्मार्ट लिखोगे कि स्मार्टनेस लिखोगे? राहुल इज स्मार्ट लिखोगे कि स्मार्टनेस लिखोगे? हाँ जी। मुझे लगता है क्लास के एक भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सर स्मार्ट ही सही लग रहा है इसमें। तो इसका मतलब अगर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकते हैं का मतलब ये नहीं कि दोनों में से हमेशा कोई भी लगा सकते हो। आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ता है कि मुझे यहां पे नाउन की जरूरत है कि एडजेक्टिव की जरूरत है। इसका मतलब होता है समझदार, है ना, और इसका मतलब होता है समझदारी। तो राहुल समझदार है ना कि राहुल समझदारी है। मेरी बात आ रही है समझ में? लिंकिंग वर्ब के बाद ग्रामर ये कहती है कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऐसे यहां पे जो इंफॉर्मेशन तुम मांग रहे हो वो इररिलेवेंट है कि इररिलेवेंस है। यहां पे तो एडजेक्टिव की जरूरत थी, आपने यहां पे नाउन लगा रखा है, तो इररिलेवेंस नहीं इररिलेवेंट लिखना था। बोलो जी, समझ में आया? चलो इन दोनों को देखो जरा। बेसिकली पब्लिक वर्ड के बारे में कुछ बताना है। पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है न्यू एक्ट से। इस नए एक्ट से पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, पब्लिक में एस लगाने की जरूरत नहीं होती। पब्लिक ये समझ सकते हो आप जैसे कलेक्टिव नाउन की तरह से यूज होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती।
और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और सर्वे जो है बहुत नॉलेज देता है हमें पब्लिक के ओपिनियन के बारे में। ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। ऐसे परेशान मत होना, सर हमें तो आप जिस मर्जी को कंपाउंड नाउन कह देते हो, है ना। बहुत सारे नहीं है, बाकी आपको जनरली पता होंगे, पढ़ते पता चल जाएगा। जिनके बारे में नहीं पता हो सकता, थोड़ा मोटा डाउट होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए मैंने एरर कराया क्लास में आपको, ठीक है। जिसमें भी आपके कंफ्यूज होने के चांस होंगे, जिसमें भी आपके कंफ्यूज होने के चांस होंगे और सवाल आने का चांस होगा, वो आपको क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे पब्लिक्स ओपिनियन नहीं, पब्लिक ओपिनियन लिखना पड़ेगा। ये कंपाउंड नाउन होता है। पब्लिक का ओपिनियन कहना हो तो पब्लिक्स ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं होती, पब्लिक ओपिनियन सही है जी। बोलो जी, क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी। तो इसके साथ अपनी आज की क्लास खत्म होती है और नाउन चैप्टर भी खत्म होता है। इसकी जो प्रैक्टिस क्लास है वो डल जाएगी आपकी जल्दी ही, ठीक है। उसको देख लेना। फिर से बोल रहा हूं बच्चे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से सिक्वेंशियल मैनर के अंदर कोर्स को करिए, दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, कुछ बच्चे ना सारी जिंदगी इसी चीज में लगे रहते हैं, अच्छा वो वाला टीचर इस टॉपिक को इतने क्लास में पढ़ाता है, ये वाला टीचर इस टॉपिक को इतने क्लास में पढ़ाता है ना। अब मान लो जैसे प्रोनाउन मैंने 12 क्लास में पढ़ाया, आप किसी और टीचर का प्रोनाउन देखोगे, हो सकता है वो 5 क्लास में खत्म कर रहे हो, फिर आप कहोगे वो वाला टीचर खराब है। ऐसी हो सकता है किसी ने नाउन चैप्टर हो सकता है 10 क्लास में पढ़ाया हो, मैंने 3 क्लास में खत्म कर लिया, आप कहोगे सर खराब है। बच्चे इस जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अक्सर आप नोटिस करोगे जो टीचर जिस टॉपिक से शुरुआत करता है, कोई वर्ब से पढ़ाना शुरू करता था उसकी 10-12 क्लास लेगा, कोई टेंस से शुरू करता था उसकी 10-12 क्लास लेगा, कोई नाउन से शुरू करता था उसकी 10-12 क्लास लेगा। मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूं, मैं 10-12 क्लास लेता हूं। उसकी क्यों लेते हैं? क्योंकि पहले चैप्टर में आप बेसिक्स पढ़ा रहे होते हो बहुत सारे। आ रही बात समझ में? इसलिए वो चैप्टर लंबा हो जाता है। और दूसरी बात, आप मेरी क्लासेस देख के देखना बच्चे, ना तो बीच में मैं कोई बहुत बातें करता हूं कि बच्चों से हालचाल पूछ रहे हैं, 5 मिनट बातें ही कर रहे हैं, 10 मिनट शेरो शायरी सुना रहे हैं, बीच में बर्गर खा रहे हैं। ऐसा आपको मैं कुछ करता हुआ नजर नहीं आता हूं कभी क्लास में। इसलिए मेरी एक क्लास में मैं जितना कंटेंट डिलीवर करता हूं वो बहुत सारे टीचर्स की 2-2, 3-3 क्लास के बराबर होता है। इसीलिए मेरा कोर्स कंसाइज रखता हूं, मैं शॉर्ट रखता हूं। लेकिन आपसे सवाल ना हो, प्रीवियस ईयर सवाल ना बने आपके, आपसे बढ़िया लेवल के सवाल ना बने, तो उसके लिए बैठा हूं मैं। अच्छे से कोर्स करके देखो, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व होंगे और जो बड़े लेंथ वाले जो करा रहा हूं वो भी करने के लायक बनोगे। तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़ो। आ रही है बात समझ में? चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ जी, इनके डाउट्स ले लेते हैं। सर एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी नोट्स वाली बुक ऑर्डर करी थी, रिसीव हुई, मेरे दोस्त ने ऐसे ही रिटर्न कर दी, बुक वाज मिसिंग सिलेक्ट हो गया, थोड़ी देर बाद 325 का रिफंड आ गया, बुक भी मेरे पास ही है। कोई बात नहीं भाई, अब क्या बोलूं, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दे। रिकॉर्डेड क्लास बोलता हूँ, एक बात बोलने आया हूँ, बोल दे भाई। स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। कितनी बार बोल लूं बच्चे, बोल रखा है, बोल रखा है 10 दिन लगेंगे, बोल रखा है 10 दिन लगेंगे, बोल रखा है 10 दिन लगेंगे, बोल रखा है 10 दिन लगेंगे। स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने में 8-10 दिन लगेंगे। बोल रखा है टीम काम कर रही है, 10 दिन लगेंगे, बोल रखा है टीम काम कर रही है, 10 दिन लगेंगे, बोल रखा है टीम काम कर रही है, 10 दिन लगेंगे। और बार बोल लूं, और बार बोल लूं, शांति चाहिए। एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट डालोगे ना बच्चे? वो जो अपना टेस्ट रैंकिंग वाली साइड है वहां पे प्रीवियस ईयर डले तो हुए हैं, वहां से कर लो। उसका यहाँ क्या लेना देना? प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए ढूंढने की जरूरत थोड़ी है, वो तो टेस्ट रैंकिंग वाली साइड पर डले हुए हैं ना, वहां पे देख लो। नहीं सर, मैं वो 325 रिफंड करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, एक काम कर, एक काम कर, हेलो भाई ये जो बच्चा है, एक काम कर, एक बुक और ऑर्डर कर ले।
ठीक है, वो पैसे तेरे खर्च हो गए, और वो बुक अपनी लाइब्रेरी में जो तुम्हें लगे कोई नीडी बंदा है लाइब्रेरी में ना हो कहीं, उसको डोनेट कर दे। ठीक है, ऐसा कर दे। वर्ब प्रैक्टिस का पीडीएफ नहीं आया, वीडियो के नीचे डली होती है पीडीएफ, एक बार थोड़ा आंखें खोल के देखना, नहीं डली है तो मैं चेक कर लूंगा, डलवा दूंगा, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा ना डली हो। हाँ जी सर, नाउन प्रोनाउन सब कंप्लीट होगा, कुछ एक बार में ख़त्म होने के बाद 100 150 मिक्स एरर प्रैक्टिस करा दीजिएगा। कार्तिक भाई, जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, सबकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो मिसलिनियस प्रैक्टिस की क्लासेस मिलेंगी आपको, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तुम 100 150 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लो। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।